मम्मी। ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान का एक सब्जेक्ट है जिसे अंग्रेजी में थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट होता है, हीट को हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। डायनेमिक का मतलब गति होता है, मोशन होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। दोस्तों, ऊष्मा की गति का क्या मतलब है? ऊष्मा की गति का मतलब है ऊष्मा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब ऊष्मा का प्रवाहित होना। तो ऊष्मा के लेन देन को ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। ऊष्मा का लेन देन किस प्रकार होता है? मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं, एक वस्तु गर्म है और दूसरी वस्तु ठंडी। गर्म वस्तु का तापमान ठंडी वस्तु की तुलना में अधिक होता है और वह वस्तु जिसका तापमान अधिक होता है उस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, और जिस वस्तु का तापमान कम होता है उस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होती है। जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, वायु अपने अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर जाती है, ऊष्मा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगी। जब ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है तो गर्म वस्तु की ऊष्मा घटने लगती है और ठंडी वस्तु की ऊष्मा बढ़ने लगती है। और दोस्तों, जब गर्म वस्तु की ऊष्मा कम होती है तो इसका तापमान कम होने लगता है, और ठंडी वस्तु की ऊष्मा बढ़ती है तो इसका तापमान बढ़ने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि दोनों तापमान बराबर हो जाते हैं। गर्म वस्तु का तापमान घटकर ठंडी वस्तु का तापमान बढ़कर दोनों का तापमान बराबर हो जाता है, और इस अवस्था को ऊष्मीय साम्य कहा जाता है। और इस अवस्था में दोनों वस्तुओं की ऊष्मा समान होती है, दोनों वस्तुओं का तापमान समान होता है। दोस्तों, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें वस्तु गर्म महसूस होती है, और जब ठंडी वस्तु को छूते हैं तो वस्तु ठंडी महसूस होती है। इसका कारण क्या है? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और मान लेते हैं इस वस्तु का तापमान 37 से अधिक है, 80 डिग्री सेल्सियस है। तापमान अधिक है तो ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। तापमान कम है तो हमारे हाथ में ऊष्मा की मात्रा कम होगी। ऊष्मा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है, मतलब इस गर्म वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह हमारे हाथ की ओर होता है। जब ऊष्मा गर्म वस्तु से हाथ में जाती है तो हमारे हाथ की ऊष्मा बढ़ती है, मतलब हमारे हाथ का तापमान बढ़ता है और हमें वस्तु गर्म महसूस होती है। मान लेते हैं वस्तु ठंडी है, हमारे हाथ का तापमान अधिक है और वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कम है तो वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होगी। तापमान अधिक है तो हमारे हाथ की ऊष्मा अधिक होगी। ऊष्मा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होती तो हमारे हाथ की ऊष्मा इस वस्तु में प्रवाहित होती। इससे क्या होता है? इससे हमारे हाथ की ऊष्मा कम होने लगती है, हमारे हाथ का तापमान कम होने लगता है और हमें वस्तु ठंडी महसूस होती।
दोस्तों, वस्तु गर्म हो या वस्तु ठंडी हो, दोनों वस्तुओं में ऊष्मा होती है। गर्म वस्तु में ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है और ठंडी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम होती है। वस्तु गर्म है तो कितनी गर्म है, वस्तु ठंडी है तो कितनी ठंडी है। वस्तु के गर्मपन और वस्तु के ठंडेपन, इनका एक लेवल होता है, एक स्तर होता है और इसी लेवल को तापमान कहा जाता है। और गर्म वस्तु का तापमान ठंडी वस्तु की तुलना में अधिक होता है। दोस्तों, मेरे पास गर्म चाय का एक प्याला है और यदि इस गर्म चाय के प्याले को मैं नहीं पीता हूँ तो यह ठंडा हो जाता है। गर्म चाय के अंदर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, आसपास के वातावरण में ऊष्मा की मात्रा कम होती है, तो ऊष्मा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है। इस चाय के अंदर से ऊष्मा बाहर के वातावरण में आ जाती है और गर्म चाय का प्याला ठंडा हो जाता है। यदि मैं इसे गर्म करता हूँ तो गर्म करते समय क्या होता है, गर्म करते समय ऊष्मा इस चाय के अंदर प्रवेश करती है और चाय गर्म हो जाती है, इसका तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, ऊष्मा के इसी लेन देन का, ऊष्मा के इसी प्रवाह का अध्ययन ऊष्मा गतिकी में किया जाता है और ऊष्मा के लेन देन के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है और इसी वस्तु को सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है या निकाय कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मा गतिकी में अध्ययन किया जाता है, उस भाग को सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम छोटा हो सकता है, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, यदि मैं पृथ्वी के तापमान का अध्ययन करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सूरज की गर्मी से पृथ्वी गर्म होती है और इसके तापमान में वृद्धि होती है, मैं इस बात का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पृथ्वी एक बड़ा सिस्टम बन जाएगी। और यदि इस सर्दी से बचने के लिए एक पात्र में पानी को गर्म करता हूँ तो पानी से भरा वह पात्र एक छोटा सिस्टम बन जाएगा। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई सा भी भाग हो, जिस भाग पर ऊष्मागतिकी में अध्ययन किया जाता है, जिस भाग पर प्रयोग किए जाते हैं, उस भाग को सिस्टम कहा जाता है। और सिस्टम छोटा भी हो सकता है, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है। यदि हम सिस्टम की बात ना करें, इस सिस्टम को छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड का शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? उस भाग को कहा जाता है परिवेश। यदि हम एक पात्र में पानी को गर्म करते हैं तो पानी सिस्टम बन जाता है और इस पानी को छोड़ दिया जाए तो शेष बचा हुआ सारा भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश और तंत्र के बीच एक दीवार होती है। यह दीवार काल्पनिक भी हो सकती है। इस दीवार को सीमा कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को याद रखें, सिस्टम मतलब तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश और तंत्र, इन दोनों को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा सीमा रेखा कहलाती। जब तंत्र से ऊष्मा परिवेश में जाती है या परिवेश से ऊष्मा तंत्र में जाती है तो ऊष्मा का आदान प्रदान इस सीमा रेखा से होता है। तंत्र तीन प्रकार का होता है: खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे सामने एक पात्र है, इस पात्र में जल भरा है। जल एक पदार्थ है, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। यह खुला पात्र है, इस खुले पात्र से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं और बाहर से इसमें पानी को भर सकते हैं।
इस पानी को हम गर्म कर सकते हैं, इस पानी को हम ठंडा भी कर सकते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो परिवेश से ऊष्मा तंत्र में जाती है, और जब हम इसे ठंडा करते हैं तो तंत्र से ऊष्मा परिवेश में जाती है। यह खुला पात्र है और इसमें से हम पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें हम बाहर से पदार्थ को डाल भी सकते हैं। दोस्तों, जब तंत्र और परिवेश इन दोनों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ऊर्जा के साथ साथ द्रव्य का भी आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार के तंत्र को खुला तंत्र कहा जाता है। जब हम एक खुले पात्र में पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर बाहर निकलता है, मतलब द्रव्य इस तंत्र से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार के तंत्र को खुला तंत्र कहा जाता है। परंतु जब मैं इस पात्र को बंद कर देता हूँ तो क्या होता है? एक बंद पात्र में पानी को गर्म करता हूँ तो इस प्रकार के पात्र में क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता। तो इस पात्र में क्या होता है? परिवेश और तंत्र के बीच ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि पात्र बंद होता है। तो इस प्रकार के तंत्र को बंद तंत्र कहते हैं, मतलब तंत्र और परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। और यदि ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान ना हो तो इस प्रकार के तंत्र को विलगित तंत्र कहा जाता है, मतलब ऊर्जा और द्रव्य दोनों तंत्र से परिवेश में नहीं जा सकते और परिवेश से तंत्र में नहीं आ सकते, दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण थर्मस फ्लास्क है। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, थर्मस फ्लास्क आदर्श विलगित तंत्र नहीं होता है, मतलब यह ऊष्मा को कुछ समय के लिए रोक सकता है और उसके बाद ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है, जबकि विलगित तंत्र एक ऐसा आदर्श तंत्र है जिसमें से ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ सकती, और ऐसा विलगित तंत्र बनाना असंभव है। थर्मस फ्लास्क इसका उदाहरण हो सकता है, परंतु यह 100% ऊष्मा को नहीं रोक सकता। यदि थर्मस फ्लास्क में हम किसी गर्म वस्तु को, गर्म पानी को भर देते हैं तो कुछ समय तक गर्म रहता है, उसके बाद पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। दोस्तों, चर और अचर क्या होते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चर का मतलब क्या है? चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है, अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। दोस्तों, वह राशि जिसका मान बदल सकता है, स्थिर नहीं होता, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, उस राशि को चर या वेरिएबल कहा जाता है। और वह राशि जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान निश्चित होता है, स्थिर होता है, उस राशि को अचर या कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि अवस्था चर क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस व्यक्ति की दो अवस्थाएं, पहली अवस्था में इसके हाथ खड़े और इस अवस्था में इसके हाथ नीचे। और यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से किस अवस्था में व्यक्ति के हाथ खड़े हैं, तो आप तुरंत बता दोगे कि इस पहली अवस्था में व्यक्ति के हाथ ऊपर है। तो हाथों के ऊपर होने से और हाथों के नीचे होने से व्यक्ति की दो अवस्थाएं बन जाती, और इन अवस्थाओं से इन व्यक्तियों की पोजीशन पता चलती। यहाँ पर एक पात्र है और इस पात्र में गैस भरी है, यह गैसीय तंत्र है। गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं और इस टक्कर में गैस
दाब लगाती है। इसे गैस का दाब कहा जाता है। और इस गैस के द्वारा घेरा गया स्थान इस गैस का आयतन है। यहाँ पर गैस के 5 मोल हो सकते हैं, 10 मोल हो सकते हैं। मोल में गैस की मात्रा n है। गैस का अपना तापमान हो सकता है और गैस का तापमान T है। और इन 4 चीज़ों के द्वारा हम किसी भी गैस की अवस्था को बता सकते हैं। और यदि इन चारों में से किसी भी एक का मान हम चेंज कर देते हैं, किसी एक को हम बदल देते हैं, जैसे हम दाब में परिवर्तन कर देते हैं या गैस की मात्रा में या उसके ताप में परिवर्तन कर देते हैं, इन चारों में से किसी एक को भी हम चेंज कर देते हैं, तो गैस नई अवस्था में चली जाती है। मतलब गैस की अवस्था चेंज हो जाती है। तो गैस का दाब, गैस का आयतन, गैस की मोल में मात्रा और गैस का ताप, इन चारों चीज़ों को कहा जाता है अवस्था चर। और इन चारों के द्वारा हम किसी भी गैस की अवस्था को बता सकते हैं। और इन चारों में से किसी एक को भी हम चेंज कर देते हैं तो गैस की अवस्था चेंज हो जाती है, गैस नई अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर एक गुब्बारा है और गुब्बारे में गैस भरी है। इस गैस का दाब P1, आयतन V1, ताप T1 और मात्रा N1 मान लेते हैं। अब यदि मैं इस गुब्बारे को गर्म करता हूँ, मतलब इसके ताप में परिवर्तन करता हूँ, इसका ताप T2 हो जाता है, गैस का दाब P2 हो जाता है और नया आयतन V1 हो जाता है। मैंने केवल ताप में परिवर्तन किया तो गैस की मोल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि यहाँ पर गैस के 2 मोल हैं तो यहाँ भी गैस के मोलों की संख्या 2 मोल होगी। तो गैस की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु ताप में परिवर्तन करने से दाब और आयतन में परिवर्तन हो गया और इस प्रकार गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों, वह प्रक्रम जिससे तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उस प्रक्रम को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब जब हम तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाते हैं तो इस दौरान होने वाली क्रिया ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाती। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 5 प्रकार का होता है। जब गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है तो गैस के दाब, आयतन, गैस की मोल मात्रा और गैस का ताप, इनमें परिवर्तन होता है। और यदि ताप स्थिर है, मतलब दाब, आयतन और गैस की मोल मात्रा, इनमें हम परिवर्तन करते हैं, परंतु ताप स्थिर होता है, तो स्थिर ताप पर होने वाले इस प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। और यदि दाब स्थिर होता है तो इस प्रक्रम को समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। स्थिर आयतन पर यह प्रक्रम सम आयतनी प्रक्रम कहलाता है। और वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। और चक्रीय प्रक्रम का क्या मतलब होता है? जब कोई सिस्टम किसी अवस्था से प्रारंभ होता है और पुनः उसी अवस्था पर आ जाता है, मतलब प्रारंभिक अवस्थाएं और अंतिम अवस्थाएं समान होती, तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। मान लेते हैं गैस का दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है और इस दाब, आयतन और ताप में हम परिवर्तन करते हैं। इन दाब, आयतन, ताप में परिवर्तन के बाद अंत में हम क्या देखते हैं कि गैस का दाब P2, आयतन V2 और ताप T2 हो जाता है। यदि दाब, आयतन, ताप इन दोनों अवस्थाओं में समान होते हैं, मतलब गैस प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था
ए बिंदु होती है, मतलब समान होती है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों, सभी प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं। याद रखें, सभी प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम धीरे धीरे होता है। यह इतनी धीमी गति से होता है कि इसे पूरा होने में अनंत समय भी कम पड़ जाता है, मतलब बहुत अधिक समय लगता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तेज गति से होता है और यह जल्दी पूरा हो जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस भरी है। सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन पर 10 किलोग्राम का एक वजन रखता हूँ, तो क्या होगा? 10 किलोग्राम के वजन से इस पिस्टन पर नीचे की ओर दाब लगता है और पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आता है। गैस संपीड़ित होने लगती है, गैस सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है। यह तेजी से होने वाला प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। जब यहाँ पर पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आता है तो पिस्टन की गति के दौरान इस पिस्टन की दिशा को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यह तेज गति से नीचे आता है। इस कारण यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, मतलब इस प्रक्रम के दौरान इस प्रक्रम की दिशा को आप नहीं पलट सकते। जब पिस्टन तेजी से नीचे आ रहा है तो उसकी गति के दौरान उस पिस्टन की दिशा को हम ऊपर की ओर नहीं कर सकते, मतलब इस पिस्टन को हम गति के दौरान उसकी दिशा को हम नहीं बदल सकते। 10 किलोग्राम का वजन रखने पर यहाँ पर दाब लगता है और पिस्टन तेजी से नीचे आता है। यदि इस 10 किलोग्राम के स्थान पर यहाँ पर मैं एक छोटा सा 1 ग्राम का वजन रखता हूँ तो इस पिस्टन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 1 ग्राम का और वजन रखता हूँ तो पिस्टन बहुत ही धीमी गति से नीचे आएगा और इस तरह से मैं यहाँ पर 1-1 ग्राम का वजन रखता जाता हूँ और वजन को बढ़ाता जाता हूँ तो पिस्टन धीमी गति से नीचे की ओर आता जाएगा। और इस धीरे धीरे होने वाले प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जब पिस्टन धीमी गति से नीचे आता है तो गति के दौरान आप पिस्टन की दिशा को बदल सकते हो, मतलब जब पिस्टन धीमी गति से नीचे आ रहा था तो आपने क्या किया, बीच में पिस्टन को ऊपर की ओर पहुंचा दिया, इसकी गति की दिशा को बदल दिया। इस कारण यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यहाँ पर हम प्रक्रम की दिशा को बदल सकते हैं, इस कारण इस प्रक्रम पर हमारा नियंत्रण होता है। यह नियंत्रित प्रक्रम है, परंतु अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बहुत तेज गति से होता है और पिस्टन की गति के दौरान या प्रक्रम के दौरान हम प्रक्रम की दिशा को नहीं बदल सकते। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन दोनों प्रक्रम को हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक दीवार है और इस दीवार पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति के हाथ में रस्सी है और उस रस्सी से एक पत्थर बंधा हुआ है। रस्सी का अंतिम सिरा व्यक्ति के हाथ में और व्यक्ति पत्थर को छोड़ देता है और पत्थर तेजी से नीचे आता है। यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। जब पत्थर नीचे की ओर आ रहा था तो प्रक्रम के दौरान क्या हम बीच में पत्थर को वापस ऊपर की ओर खींच सकते? नहीं खींच सकते, जब तक कि पत्थर नीचे नहीं आ जाता। जब पत्थर पूरा नीचे आ जाता है तो उसके बाद हम रस्सी को खींचकर वापस पत्थर की
दिशा को बदल सकते हैं, उसे ऊपर की ओर ला सकते हैं। परंतु प्रक्रम के दौरान हम पत्थर को वापस ऊपर की ओर नहीं खींच सकते, क्योंकि पत्थर तेजी से नीचे आता है। यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। परंतु जब यह व्यक्ति पत्थर को धीरे धीरे नीचे की ओर पहुंचाता है, मतलब रस्सी को धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़ता है, तो पत्थर धीरे धीरे नीचे आता है। प्रक्रम के दौरान जब पत्थर बीच में पहुंचता है, तो यह व्यक्ति रस्सी को खींचकर इस पत्थर की गति की दिशा को बदल देता है, मतलब इस पत्थर को वापस ऊपर की ओर खींचना प्रारंभ कर देता है। तो जब व्यक्ति रस्सी से पत्थर को धीरे धीरे नीचे छोड़ता है, तो वापस खींचकर पत्थर की दिशा को भी बदल सकता है। यह प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना, जब व्यक्ति रस्सी का अंतिम सिरा पकड़ता है और पूरे पत्थर को ऊपर से छोड़ देता है, तो पत्थर तेजी से नीचे आता है और पत्थर की गति के दौरान बीच में उस पत्थर को हम ऊपर की ओर नहीं खींच सकते जब तक कि पत्थर नीचे नहीं आ जाता। यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। परंतु जब हम रस्सी को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं और धीरे धीरे पत्थर को नीचे की ओर पहुंचाते हैं, तो इस धीरे धीरे होने वाले प्रक्रम में बीच में हम रस्सी को खींचकर उस पत्थर को वापस ऊपर की ओर ला सकते हैं, मतलब प्रक्रम की दिशा को प्रक्रम के दौरान बीच में बदल सकते हैं, और यह प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु को मैंने रस्सी से बांध दिया। अब इस रस्सी को मैं बीच में से पकड़ता हूँ और इस रस्सी को धीरे धीरे छोड़ता हूँ, तो यह वस्तु नीचे की ओर गति करती है और गति के दौरान मैं इस रस्सी को खींचना प्रारंभ कर देता हूँ। तो इस प्रक्रम के दौरान इस वस्तु की दिशा बदल जाती है। पहले यह वस्तु नीचे जा रही थी और जब मैंने इसे खींचना प्रारंभ किया तो यह ऊपर आने लग गई, मतलब इसकी दिशा को हमने बदल दिया। तो यह उदाहरण उत्क्रमणीय प्रक्रम का है। अब यदि मैं इस रस्सी के अंतिम सिरे को पकड़ता हूँ और फिर इस वस्तु को मैं छोड़ता हूँ, तो जब वस्तु यहाँ से मैं छोड़ता हूँ और जब वस्तु नीचे आती है, तो बीच में क्या आप इस वस्तु को वापस ऊपर की ओर खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। जब तक कि वस्तु अपनी अंतिम अवस्था में नहीं पहुँच जाती, प्रक्रम के दौरान बीच में हम वस्तु को ऊपर की ओर नहीं खींच सकते। नीचे पहुँचने के बाद जरूर हम इस वस्तु को ऊपर की ओर खींच सकते हैं। इस बात को हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरे पास एक वस्तु है और उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है। इस रस्सी को मैं धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़ता हूँ, तो वस्तु नीचे गति करती, और जब वस्तु नीचे जाती है तो मैं इस प्रक्रम के दौरान इसे ऊपर की ओर खींचना प्रारंभ कर देता हूँ। पहले वस्तु नीचे जा रही थी और मैंने बीच में इसे ऊपर की ओर खींच लिया, मतलब प्रक्रम के दौरान मैंने प्रक्रम की दिशा को बदल दिया। तो यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यदि मैं रस्सी का अंतिम सिरा पकड़ता हूँ और उसके बाद इस वस्तु को छोड़ता हूँ, तो जब वस्तु नीचे जाती है तो उस प्रक्रम के दौरान मैं इसे ऊपर नहीं खींच सकता। तो यह प्रक्रम एक दिशा में होता है और प्रक्रम के दौरान इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। हाँ, नीचे जाने के बाद जब वस्तु पूरी तरह से नीचे पहुंच जाती है तो उसके बाद हम उसे ऊपर की ओर खींच सकते हैं। परंतु जब वस्तु नीचे जा रही थी
तो उस दौरान बीच में इस प्रक्रम की दिशा को नहीं बदल सकते। तो यह प्रक्रम कहलाता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।